डियर स्टूडेंट, आज हम आपकी जो प्लस टू क्लास है उसका ज्योग्राफी है उसका सेकंड लेसन को पढ़ने लग रहे हैं। और इसका टाइटल आपका जो है वो है कि जनसंख्या जो है उसका वितरण है, घनत्व है और किस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होना या कम होना, उसके भौगोलिक जो कारण होते हैं या मानविक जो कारण होते हैं, उन सभी चीज़ों को इनके बारे में जानने का इस लेसन में प्रयास करेंगे। और देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से कारण हैं या किन किन कारणों की वजह से हम जनसंख्या घनत्व का अध्ययन कर सकते हैं या किसी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व को किसी मेथड से किस तरीके से हम निकालते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक को हम पढ़ेंगे। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। प्रवास का मतलब होता है बच्चों एक जगह से जब दूसरी जगह को जाना होता है, उसको हम प्रवास के नाम से जानते हैं या प्रवास नाम से संबोधित करते हैं। और जनसंख्या के मतलब कि कितने बच्चे वहाँ पर या कितने बच्चों ने जन्म लिया और कितने व्यक्तियों की मौत हुई और साथ साथ कितने लोग वहाँ पर आ रहे हैं या जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जनसंख्या घनत्व के अंदर आती हैं। अशोधित जन्म दर CBR को प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। और इससे पूर्व की एक चीज़ और है जो हम आपको बताना चाहेंगे, और वो ये है कि किस प्रकार से वो एक पेज आगे हो गया था। अब मेन ये है, अगर आप इसको समझ लोगे तो उस चीज़ को वो चीज़ आसानी समझ में आ जाएगी कि जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं और जनसंख्या घनत्व का अभिप्राय क्या होता है। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रहने वाले लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। मतलब किसी क्षेत्र में एक निश्चित क्षेत्र होता है और उसके अंदर जो प्राकृतिक संसाधन है, जो भी ऐसी मानव या प्राकृतिक परिस्थितियां हैं जो वहाँ पर एक सीमित मात्रा में है और सीमित लोगों के लिए, ठीक है, और वो सारी चीज़ें ही प्रभावित करती है वहाँ की जनसंख्या घनत्व को। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यहाँ अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। ये भी ये बात करते हैं कि जनसंख्या का घनत्व का नापने का यंत्र क्या है। जनसंख्या घनत्व ऊपर आएगा, जनसंख्या नीचे क्षेत्रफल। मतलब जब जनसंख्या घनत्व निकालते हैं तो जो कुल जनसंख्या है उसको उस क्षेत्रफल जो इस क्षेत्र में वो रहने लग रही है उसको उससे भाग करेंगे तो जनसंख्या घनत्व निकल के आएगा। उदाहरण के तौर पे कै प्रदेश का क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 1 लाख अगर 50,000 है तो जनसंख्या घनत्व इस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे घनत्व आ गया, नीचे आ गया 1000 वर्ग किलोमीटर की बात हुई थी, ऊपर कितना आ गया 1.5 लाख की संख्या। और जो इनको जब इससे भाग करेंगे तो निकल के आएगा 1500 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से वहाँ पर लोग रहने लग रहे हैं। इसके कई प्रदेश के बारे में आपको क्या पता चला। मतलब ये वो प्रक्रियाएं हैं जिसके हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि कौन से महाद्वीप, कौन से क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है, कौन से में कम है। और अब ये और देखेंगे कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 2 तरह के कारण होते हैं, एक मानविक कारण होते हैं और एक प्राकृतिक कारण है। और इसी चीज़ों के अंदर हम पढ़ेंगे जो मानवीय या भौतिक कारण है, भौगोलिक कारण है, उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। और उसके अंदर एक चीज़ और देखते हैं हम कि कौन कौन से ऐसे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारण हैं। उसके अंदर जो भौतिक कारण है उसमें पहला आता है जल की उपलब्धता। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है या कारण है। अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने की प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने, साथ साथ फसलों, उद्योगों और नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटी विश्व में सबसे सघन या सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ये जल के महत्वपूर्ण क्यों है और किस हिसाब से प्रभावित करता है, इसका उदाहरण आपके सामने है कि अगर आप इस चीज़ को समझने के लिए
उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि आपका राजस्थान में सारा रेगिस्तान है, वहाँ पर जल की मात्रा बहुत नगण्य है। और इसी कारण से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वहाँ पर जनसंख्या का अभाव है, क्योंकि ये जो जल की उपलब्धता है ये अपने आप में ये इस प्रकार प्रभावित करती है कि वहाँ पर जो लोगों की बेसिक जो चीज़ें हैं या फिर लोगों के जीवित रहने के लिए, हर व्यक्ति के, हर प्राणी मात्र के लिए जल आवश्यक है, और वहाँ पर ये चीज़ नहीं है, जिसके कारण वहाँ की जनसंख्या, वहाँ उस क्षेत्र में जनसंख्या का अभाव है। वहाँ पर दूर दूर तक एक लंबे लंबे क्षेत्र में वहाँ पर रेगिस्तान पड़े हैं, वहाँ पर कोई लोग नहीं रहते। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। और जल का एक चीज़ और देखें तो जो प्राचीन सभ्यताएं हैं या फिर ज़्यादातर लोग हैं वे नदी घाटी के साथ साथ ही बसे हैं, नदी घाटियों के साथ ही उनका जीवन यापन हुआ है, सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो इन चीज़ों से आप ये समझ सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है जल की उपलब्धता। उसके बाद है भू आकृति। भू आकृति का मतलब जो क्षेत्र है, जो ज़मीन है, उसकी आकृति कैसी है, उबड़ खाबड़ है, समतल है, या उपजाऊ है, अनुपजाऊ है, रेतीली है। ये सारी चीज़ें जो भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें एक ज़मीन अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है और महत्वपूर्ण कारक है जो इन चीज़ों को प्रभावित करता है। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयत देते हैं। वरीयता का मतलब होता है अहमियत। मतलब ज़्यादातर लोग जो मैदानी इलाके होते हैं और जहाँ पर पानी प्रचुर मात्रा में मिलता हो, वहाँ पर ये लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं। इसलिए प्रारंभिक में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उसकी अपेक्षा जो दूसरे क्षेत्र के लोग हैं, जो मैदानी क्षेत्र हैं, उसमें ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार जिस तरह की वहाँ पर विकास की जो प्रक्रिया हैं, जिस तरह के वो लोग रहना पसंद करते हैं, या फसल उगाने के लिए, खेती करने के लिए भी पहाड़ पर्वत के क्षेत्र है वो लाभदायक या अनुकूल नहीं होते। सड़क का निर्माण भी आसानी से उस क्षेत्र में नहीं हो सकता, और उद्योगों के लिए भी वो चीज़ अनुकूल नहीं है। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से उस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक मतलब कि बाधा उत्पन्न करते हैं। और बात इसलिए प्रारंभ में कृषि मतलब खेती करने के लिए और औद्योगिक विकास के लिए वो जगह अनुकूल नहीं होती। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले हैं। ये बच्चों यहाँ पर एक वर्ड और आया है क्या, गंगा का मैदान का अभिप्राय ये है कि जब गंगोत्री से निकलती है और हरिद्वार जो एक अपने आप में एक पवित्र और धार्मिक स्थल बोला जाता है, वो क्षेत्र है जहाँ पर गंगा पहली बार मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। उससे पहले वो पहाड़ों से हिमालय पर्वत की जो श्रृंखलाएँ हैं, उन श्रृंखलाओं से बहती हुई नीचे की तरफ आती हैं, और पहली बार गंगा है हरिद्वार के क्षेत्र से ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और यही कारण है कि उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो उपजाऊ होते हैं, और उन उपजाऊपन के कारण ही वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी है, उत्तर प्रदेश है, और पूरे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है। और आपको पता है इलाहाबाद संगम भी कहाँ पर होता है, यूपी के अंदर ही होता है। और लगभग 19.5 करोड़ जनसंख्या उस यूपी की है। अगर जनसंख्या की हिसाब से बात करें, अगर यूपी को अगर एक राज्य की जगह अगर देश बना दे तो जनसंख्या का मामला में के हिसाब से अगर उसको देश बना देते हैं तो दुनिया के 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश वो बन सकता है। इस तरह की कैपेसिटी है और इस तरह की उनकी संरचना है। और ये सारे जनसंख्या वहाँ पर अधिक होने का कारण यही है कि वहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से वहाँ पर ज़मीन उपजाऊ है,
वहाँ पे नदियों का जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कृषि भी की जाती है और जो खाद्यान्न फसल है या फिर नकदी फसल है उनको बड़ा आसानी से पैदा किया जाता है। तो हमने जाना कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और उन कारकों में हम भौगोलिक कारण को जान रहे हैं कि कौन कौन से भौगोलिक कारण हैं कि जिसके से जनसंख्या प्रभावित होती है। आज के लिए बच्चों इतना ही, कल का लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसको और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे।